नमस्कार। अभी तक की इस विशेष प्रस्तुति वर्ष 2011 और आपके सितारे के इस विशेष कार्यक्रम में मैं मिथिलेश ठाकुर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, वर्ष 2011 आने के लिए अब चंद घंटे ही शेष रह गए हैं। ऐसे में जाहिर है कि आपकी जिज्ञासाएं काफी बढ़ गई हैं कि किस तरह से आपका ये भविष्य होगा, किस तरह से वर्ष 2011 रहेगा। इन तमाम जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए अभी तक न्यूज चैनल आपको भारत के ज्योतिष के क्षेत्र की भारत की जाने मानी हस्ती आचार्य आनंद जी से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा है, जो आपको बताएंगे कि आपका आगामी वर्ष किस तरह का रहेगा। साथ ही हम इनसे ये भी जानेंगे कि राजनीति जैसे विभिन्न क्षेत्रों में किस तरह के यहाँ पर बदलाव नजर आ रहे हैं, किस तरह के संकेत नजर आ रहे हैं। तो चलिए पूरी तरह से तैयार हो जाइए और अपने तमाम जिज्ञासाओं को शांत कीजिए हमारे आज के कार्यक्रम के विशेष अतिथि आचार्य आनंद जी से, जो भोपाल से यहाँ पर पधारे हुए हैं। आचार्य जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आप जिस पद्धति के लिए, खास विशेष पद्धति के लिए जाना जाते हैं, वो पद्धति क्या है और किस तरह से वहाँ पे लोगों को उनके प्रश्नों के हल मिलते हैं। देखिए, सबसे पहले जब हमारी ज्योतिष का निर्माण हमारे ऋषि परंपराओं से आया है। अब ऋषि परंपराओं से आज से हजारों साल पहले ज्योतिष को बनाया गया। अब आज वर्तमान परिस्थितियों में देश काल वातावरण परिस्थितियों के हिसाब से सारा का सारा माहौल बदल चुका है। पहले पुराने वाहन नहीं होते थे, वाहन नहीं होते थे, मकान नहीं होते थे, या सरकारी या नौकरियां नहीं होती थी, या एजुकेशन के क्षेत्र में इतनी सारी कंपटीशन का दौर नहीं होता था। अब चूंकि ज्योतिष का निर्माण लाखों करोड़ों साल पहले हुआ है, लेकिन आज हमसे आदमी पूछेगा कि मेरा बेटा किस लाइन में जाएगा। तो आज विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो हर क्षेत्र में प्रगति हुई है। हर क्षेत्र में नए नए रोमांटिक कारनामे हो रहे हैं या नई नई चर्चाओं का विषय बनते जा रहा है। तो ज्योतिष उसमें रिसर्च में कैसे पीछे रह सकता है। तो इस पुरानी जो ऋषि परंपरा के अंतर्गत इसमें भी बहुत सारे रिसर्च हुए हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं कि ज्योतिष भी आज वैज्ञानिकों की तरह उन ऊंचाइयों में रिसर्च में पूरी तरह रात और दिन लगा हुआ है, और उन रिसर्चों के माध्यम से हमने नई नई चीज़ों का अपने ढंग से उसको आविष्कार किया है। और आविष्कार करके उसमें जिसमें कृष्णमूर्ति पद्धति है, के भास्करण पद्धति है, हमने अपना खुद का सिस्टम एपी सिस्टम जिसे आनंद पद्धति बोला जाता है, ये बना है। इसके अलावा भी होरी सिस्टम होता है, जिसमें जिनकी डेट ऑफ बर्थ स्थान समय नहीं होती, जिनका जन्म 50 साल पहले हुआ लेकिन उस समय इतनी सारी की सारी जागरूकता नहीं होती थी, तो उसके कारण भी हमने नए सिस्टम डेवलप किए कि जो व्यक्ति आपको जन्म तारीख स्थान समय न होने के बावजूद हम उसका पूरा होरी चक्र के माध्यम से 1 से लेकर 249 के बीच में एक नंबर लेकर के उसका A to Z पूरा एक्यूरेसी के हिसाब से भविष्य बताते हैं। तो नए नए आधार के उसमें हम नए नए फलित के आधार पे आज की तारीख में हम वैज्ञानिक दृष्टि से पूरी तरह हम भी समाज को नई दिशा देने के लिए पूरी तरह कर्मठता के साथ खड़े हुए हैं। जी, ज्योतिष को देखा जाता है, आध्यात्म किस तरह से रिलेशन होता है इसमें, ज्योतिष और आध्यात्म की बात किया जाए तो? ज्योतिष और आध्यात्म का जीवन में बहुत बड़ा संबंध है, क्योंकि यदि हम जन्म जन्मांतर के किस्सों को माना जाता है, हमारी वैदिक संस्कृति में पूर्व जन्म का बहुत बड़ा महत्व है। इसका मतलब ये कहा जाता है कि अरे इसके तो पूर्व जन्म के समय, पूर्व जन्म के इसके पाप बहुत है इसलिए भोग रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आध्यात्म का ज्योतिष से एक बहुत बड़ा संबंध है। जैसे एक आध्यात्म की एक छोटी सी शाखा ज्योतिष भी है। अब ज्योतिष में भी इसमें कई शाखाएं बन गई, हस्तरेखा, अंक गणित, न्यूमरोलॉजी, या वास्तुशास्त्र, या आजकल टेरो कार्ड से भी बताया जाता है। तो बहुत सारे सिस्टम डेवलपमेंट हो गए, लेकिन इन सब का आध्यात्म से बहुत बड़ा संबंध है। अब आध्यात्म का संबंध कैसे है? जैसे कहा जाता है कि भाई जो राहु है, तो राहु का संबंध सीधे शिव से माना जाता है, गुरु का संबंध सीधे बृहस्पति से माना जाता है, मंगल का संबंध सीधे हनुमान जी से माना जाता है, भगवान ये बुद्ध का संबंध सीधा भगवान गणेश से माना जाता है। तो प्रत्येक ग्रह, केतु का संबंध कार्तिकी से माना जाता है। तो इन द सेंस हेड ऑफ डिपार्टमेंट तो ईश्वर ही माना जा रहा है कि भाई आप इस भगवान की पूजा करें। तो संचालित जो ज्योतिष हो रहा है किससे हो रहा है? परमात्मा के द्वारा हो रहा है। ईश्वरीय रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन महत्वपूर्ण चीज जो दिख रही है वो देवज्ञ विद्या है, ईश्वरीय विद्या है। ईश्वर की एक ये व्यक्ति को सुधारने की एक शाखा है। जैसे आदमी योग साधना
के माध्यम से अपने जीवन को बदलना चाहता है, उपासना साधना आराधना करता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करने के लिए उसे नई नई शिक्षाएं देता है, या व्यक्ति के जीवन की प्रणाली का पूरा का पूरा उसको स्वास्थ्य की दृष्टि से, घूमने की दृष्टि से नए नए जो उपाय दिए जाते हैं उसी के माध्यम से ज्योतिष भी भाई, इसमें आप यदि नहीं जाना चाहते तो ठीक है, ईश्वर ने एक शाखा आपके लिए और खोल दी कि आप स्वास्थ्य की दृष्टि से नहीं सुधरो तो ज्योतिष की दृष्टि से सुधरो। आपका मंदिर में इंटरेस्ट नहीं है तो ज्योतिष के माध्यम से हो सकता है आपको एक कोई ऐसा शब्द चुभ जाए जिसके माध्यम से आपका जीवन परिवर्तन। आनंद जी, एक महत्वपूर्ण प्रश्न हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अभी ज्योतिष के क्षेत्र में देखा जाता है काफी डेवलपमेंट हुआ है, हर चैनल में देखिए, हर क्षेत्र में देखिए, वहां पर लोगों का रुझान भी बोल सकते हैं बढ़ा हुआ है। आज किस तरह से ज्योतिष को आम लोग देख रहे हैं? देखिए, आज से 10 साल देखा जाए तो ज्योतिष को व्यक्ति जानने वाले बहुत कम होते थे। आज मीडिया के माध्यम से, आज क्रांतिकारी वैज्ञानिक दृष्टि से जो मोबाइल्स हैं या सूचना केंद्र है या टीवी के माध्यम से आज जन जन तक ज्योतिष घर घर तक पहुंच चुका है। लेकिन अब यदि इसमें महत्वपूर्ण हम सिद्धांतों की बात करें तो देखा जाता है कि नेगेटिव के साथ पॉजिटिव ऊर्जा हमेशा काम करती है। यदि जितनी व्यक्ति के अंदर अच्छाइयाँ होती हैं तो उतनी ही व्यक्ति के अंदर बुराइयाँ भी होती हैं। तो ज्योतिष के अंदर जितने पॉजिटिव पक्ष का लोगों का रुझान बढ़ा है उसमें यदि लोगों की नेगेटिविटी भी बढ़ी है। अब नेगेटिविटी कई लोगों को यदि उसका समाधान नहीं मिल पाता है या समस्या हल नहीं हो पाती तो वो काफ़ी डिप्रेशन होकर ये बोलते हैं कि ज्योतिष मूर्ख बनाते हैं। तो सवाल ये हो रहा है कि ज्योतिष को समझने की सबसे पहले आवश्यकता पड़ेगी कि ज्योतिष क्या है। जो व्यक्ति के मन में अवधारणाएं या रूढ़ियाँ फैली हुई हैं या ज्योतिष के प्रति जो भ्रांतियाँ हैं, सबसे पहले हम ये चैनल के माध्यम से, अभी तक चैनल के माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि ये भ्रांतियों को सबसे पहले ज्योतिष को समझा जाए कि ज्योतिष क्या है। तो ज्योतिष भाग्य बदलने की विधा नहीं है, भाग्य पढ़ने की विधा है। अब भाग्य पढ़ने की विधा है तो हमने बोल दिया कि साहब आपके ये 10 किलोमीटर का रोड है, उसमें 3 किलोमीटर आपको खराब चलना है तो आप संभाल के चलिए। तो क्या हुआ, व्यक्ति मेंटली रूप से प्रिपेयर हो गया है कि 7 किलोमीटर मेरा जीवन बहुत अच्छा है, 3 किलोमीटर मुझे बहुत दिक्कत आना है, तो मेंटली रूप से प्रिपेयर हुआ। तो हम ज्योतिष को एक नए ढंग से देखते हैं और यदि उसे मेंटली रूप से प्रिपेयर कर दें कि ये वर्ष आपके लिए ठीक नहीं है लेकिन 2012 आपके लिए बहुत बेटर दिन है, तो व्यक्ति एक साल से सारे का सारा अपना मेरे बजट, अपनी योजनाएं, अपना पूरा स्वरूप उस आधार पर तैयार कर लेता है और ये मेंटली रूप से प्रिपेयर हो जाता है कि ये मेरा एक वर्ष मेरे लिए ठीक नहीं है। तो ज्योतिष के माध्यम से हमने उसको टार्च दिखाई कि टार्च दिखा कर कि भैया ईश्वर की पूजा कर, कुछ दान कर, कुछ पुण्य कर, तो उसका दिमाग क्या होता है, डाइवर्ट हो जाता है। और डाइवर्ट हो जाता है तो मेंटली रूप से क्या हुआ कि हमने उसका एक वर्ष ज्योतिष के माध्यम से अच्छी तरह निकाल दिया। अब चूंकि इस तरह के समाज में लोग समझ नहीं पाते, ज्योतिष के जाने के बाद उनने कि अब तो हम ठीक हो गए, हमारी समस्या खत्म हो गई, तो क्या होता है कि पाप और पुण्य दो चीज़ें होती हैं। जब व्यक्ति डॉक्टर के पास पहुँचता है तो बीमार व्यक्ति तो नहीं पहुंचेगा, बीमार व्यक्ति पहुंचेगा, स्वस्थ तो पहुंचेगा नहीं। तो ज्योतिष के पास व्यक्ति कब आता है, जब व्यक्ति की दशा ठीक ना हो, समय ठीक ना हो। तो समय ठीक ना हो तो उसमें क्या होता है कि ज्योतिष के माध्यम से उसका निवारण कर देते हैं। जी, मतलब ज्योतिष को समझना बहुत जरूरी है। जिस तरह से हमने बातचीत की आचार्य जी से जाना कि ज्योतिष और आध्यात्म से संबंध किस तरह से है, इन्होंने बताया कि अलग अलग ग्रहों का, अलग अलग चीजें, आध्यात्म का ज्योतिष से बहुत गहरा संबंध है। हमारे पास दोस्तों प्रश्न बहुत सारे हैं और बहुत सारी जिज्ञासा हैं और हम बहुत सारी बातचीत करना चाहते हैं आचार्य जी से, लेकिन अब हम आपको लिए चलेंगे सीधा राशियों की ओर और हम आनंद जी से ये जानना चाहेंगे कि आगामी जो 2011 आ रहा है वो किस तरह से संबंध रहेगा, किस तरह का राशियों के अनुसार उसका प्रभाव पड़ेगा वर्ष 2011 के लिए। देखिए, 12 की 12 राशियों में सारा का सारा जीवन होता है, जीवन से लेकर मृत्यु तक, इस जन्म से लेकर उस जन्म तक। इन 12 भाव में हमारे ऋषियों ने कितना रिसर्च किया होगा। ऋषि मतलब रिसर्च करने वाला। तो 12 राशियों का अपने आप में अलग अलग प्रभाव है। सबसे पहले हम यदि मेष राशि की बात करते हैं तो ये वर्ष जो मेष राशि वालों के लिए है, एक तो स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनको कर्ज लेना और देना टू बी कंटिन्यूस पड़ेगा। यानी उनके अंदर पूरा इसकी टोपी इसके ऊपर, इसकी टोपी इसके ऊपर। इसका मतलब उनको कहीं ना कहीं वर्क बहुत हार्ड करना पड़ेगा और वर्क हार्ड करने के साथ निरंतर उनको नए काम की तलाश टू बी कंटिन्यूस बनी रहेगी, असमंजसता बनी रहेगी। लेकिन उनके काम कोई से भी नहीं रुकेंगे क्योंकि उनका 9th हाउस में राहु बैठा है, सूर्य बैठा है, मंगल बैठा है। तो उनके काम दिक्कतों के साथ, संघर्षों के साथ इस वर्ष पूरे होते रहेंगे, लेकिन उसमें बाधाएं टू बी कंटिन्यूस आती रहेंगी।
वृषभ राशि की यदि हम बात करें तो वृषभ राशि के लिए ये वृषभ राशि की मुख्य विशेषता होता है व्यवस्थित ढंग से काम करना। अब व्यक्ति अपने जीवन में पूरी तरह अपने कामों को सिस्टमेटिक और व्यवस्थित ढंग से काम करना चाहता है। तो इस वर्ष कहीं ना कहीं वो नई नई योजनाओं को क्रियान्वित करना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं वृषभ राशि के लिए वो वाहन की बात करता है, वाहन के अलावा मकान की बात करता है। तो इन सब चीज़ों की जब महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति यदि जी उसकी नहीं हो पाती जी। है तो उसमें थोड़ा सा वो अनकंफर्टेबल फील करेगा। लेकिन यदि उसके अंदर जो जोश है, जो उसकी प्लानिंग्स है, उसके अंदर उसके समय आने पर उसके सारे काम जी होंगे। बच्चों की शिक्षा को लेकर वो कहीं ना कहीं चिंतित रहेगा। जी। मतलब मेष राशि वालों को कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है, निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि काम पूरे होंगे लेकिन थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और इसी तरह से आचार्य जी ने कहा कि वृषभ राशि वालों के लिए सारे काम भी पूरे होंगे और मिला जुला असर यहाँ पर वर्ष 2011 में देखने के लिए मिलेगा। आचार्य जी अगली राशि के बारे में बात करें। मिथुन राशि की जो विशेषता आई, ऐसे लोग हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। चाहे सारे लोग मना करते हैं लेकिन अंतिम दौर तक उनकी ये विशेषता रहती है, कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई जी। गुंजाइश हो सकती है। तो मिथुन राशि के लिए ये वर्ष अप एंड डाउन्स का है, यानी अच्छा। उतार चढ़ाव का। उतार चढ़ाव के साथ साथ मन घर के वातावरण के कारण, घर की परिस्थितियों के कारण कहीं ना कहीं उन्हें चिंता लगभग बनी रहेगी। और उसके लिए उन्हें लगता है कि कभी तो हमारी परिस्थितियां बहुत अच्छी होने वाली हैं और कभी लगेगा कि नहीं हमारा ग्राफ नीचे जाने वाला है। कुल मिलाकर के अप एंड डाउन्स के साथ उनका उतार चढ़ाव पूरा वर्ष भर बना रहेगा। लेकिन अचल संपत्ति को लेकर के या उनके कैरियर को लेकर के कुछ उनको नए अवसर मिलने वाले हैं। लेकिन यदि उन्होंने उस अवसर का जागरूकता से यदि काम लिया तो उनके कैरियर में एक नई प्रोग्रेस होगी, एक नए विचार आएंगे और उनके विचारों में लगातार नई नई सृजन करने की इच्छा बनी रहेगी। इसी तरह जो कर्क राशि है, कर्क राशि भावनात्मक राशि होती है और भावनात्मक राशि हमेशा परिवर्तन चाहती है। तुरंत आप हर किसी पे तुरंत विश्वास कर लेते हैं और उस विश्वास के कारण कई बार आपको धोखा भी मिलता है। ये वर्ष आपकी पूरा एक्टिव एक्टिव बने रहने का है। नई नई चारों तरफ से नए नए हाथ पैर मारेंगे, नए नए दिमाग आपके प्लान में आएंगे, नई नई योजनाएं बनेंगी, नए नए लोगों से आपका संपर्क होगा और नए लोगों से संपर्क के साथ साथ आपकी कड़ी मेहनत भी आपके साथ होगी। तो कर्क राशि वालों के लिए भाग्य का भरपूर सहयोग मिल रहा है और उनकी योजनाओं का फॉलोअप जो होने वाला है, जो लंबे समय तक कर्क राशि वाले जो जिस समय का इंतज़ार कर रहे थे, वो वर्ष उनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। जी आचार्य जी, हम राशियों के बारे में बात कर रहे थे। सिंह राशि वालों की क्या स्थिति है अभी? देखिए, सिंह राशि की साढ़े साती पूरी तरह चली हुई है। सिंह राशि का मुख्य उद्देश्य अपना स्टेटस और अपने व्यक्तित्व को कायम रखना है। सिंह राशि सम्मानजनक राशि होती, सिंह राशि प्रतिष्ठित राशि होती, सिंह राशि अपने स्टेटस को बना करके रखने वाली होती है। क्योंकि आज शनि की साढ़े साती चल रही, तो कहीं ना कहीं आज व्यक्ति के अहंकार को पूरी तरह शनि भगवान के माध्यम से या साढ़े साती के माध्यम से उनके अहंकार को चोट पहुंचा रही। तो आज कहीं ना कहीं शनि की साढ़े साती चलने के कारण उन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा है और विशेषकर अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए। अब अस्तित्व के कायम रखने के लिए शनि की साढ़े साती पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो जो शनि की साढ़े साती चल रही है, अभी उनके सेकंड हाउस में शनि विराजमान है, जो अष्टम दृष्टि से मतलब सातवीं दृष्टि से अष्टम घर को देख रहे हैं। तो ये वर्ष उनके लिए धन के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा। अपनी सफलताओं को, अपने अस्तित्व को, अपने व्यक्तित्व को बचाए रखने के लिए एड़ी से चोटी तक को उनको जोर लगाना पड़ेगा। इसके अलावा जो जहाँ आज तक वो कभी किसी के आगे नहीं झुके, इस वर्ष उनको झुकना पड़ेगा और आत्मीयता के साथ यदि वो काम नहीं लेंगे तो वो चारों तरफ से टूट भी सकते हैं। इसलिए सिंह राशि वालों को हम यही कहना चाहेंगे कि जरा सा यदि हम झुक जाते हैं तो झुकने में कोई बुराई नहीं है। यदि हम थोड़ा सा आत्मीयता के साथ, संयम के साथ और सहजता के साथ यदि अपने जीवन भर ये अपना व्यक्तित्व अपने अंदर यदि कायम कर लेते हैं तो हमें शनि की साढ़े साती कभी भी अगली भी आएगी, कभी परेशान नहीं करेगी। क्योंकि जब हमारे पास पद प्रतिष्ठा मान सम्मान होता है तो हम अपने से जुड़ने वाले या अपने से मिलने वाले लोगों या अपने से छोटे लोगों को हम भूल जाते हैं। जिसकी शनि की साढ़े साती आने के कारण हमें उस समय उसका बैलेंस चुकाना पड़ता है, या जिन लोगों ने हमारे बुरे वक्त में हमारी मदद करी और हम जब अच्छे समय हमारा आ गया तो हम उनको भूल जाते हैं या हम उनका तिरस्कार करते हैं। तो शनि की साढ़े साती के माध्यम से उसका बैलेंस बनता है। तो इसलिए सिंह राशि वालों को पूरी तरह आत्मीयता के साथ,
झुक करके चलना है, तभी उनके सारे काम बने रहेंगे। इसके अलावा उनके दिमाग में चारों तरफ से नई नई योजनाओं के लिए मतलब जी फितूरती दिमाग चलता रहेगा। जी तो ज़्यादा उलझनों में नहीं उलझना है और आत्मीयता के साथ, सहजता के साथ उनको अपना काम निकालना है। जी। ये सिंह राशि वाले ध्यान दें, जिस तरह से आचार्य जी ने बताया कि थोड़ा सा झुक के चले। शनि चल रहा है, झुक के चलने में कोई बुराई नहीं होती है। और निश्चित रूप से जिस तरह से कहा जाता है कि शनि की साढ़े साथी खराब होती है, लेकिन अपन स्वयं अच्छे रहें तो सब कुछ दुनिया अच्छी नजर आएगी। आचार्य जी, जिस तरह से बात यहाँ पर उठी, शनि की साढ़े साथी किस तरह से जीवन में असर डालती है, क्योंकि लोग शनि की बात जब आती है तो ये भयभीत हो जाते हैं। जी। क्या शनि की साढ़े साथी से भयभीत होना जरूरी है, कि वो किस तरह से मेरे जीवन में असर डाल सकती है? देखिए, क्या होता है कि आप जैसे दुकान पे सामान लेते हैं तो आप हर महीने आपका हिसाब करते हैं, एक गिव एंड टेकन, आप जी पुराना हिसाब दीजिए, नया उधार लीजिए। तो उसी तरह शनि की साढ़े साथी व्यक्ति के जीवन में 30 वर्ष में एक बार आती ही आती है। अब ढैया अलग होता है, जी लेकिन जो मुख्य साढ़े साथी होती है, तो मुख्य साढ़े साथी में आपका 30 वर्ष का पूरा हिसाब का आय और व्यय का पूरा ब्यौरा देना पड़ता है। जैसे गवर्नमेंट को आप हर साल इनकम टैक्स, सेंट्रल टैक्स या सारी चीज़ें करते हैं मार्च एंडिंग में, तो हमारा मार्च एंडिंग जो होता है शनि की साढ़े साथी में 30 वर्ष में होता है। तो व्यक्ति के जीवन में एक बार 30 वर्ष में साढ़े साथी आती ही आती है। अब साढ़े साथी आती है यहाँ तक तो ठीक है। अब उन 30.5 वर्षों में आपके अच्छे और बुरे कर्मों का पूरा चिट्ठा खोला जाता है। यदि आपकी पॉजिटिव एनर्जी है, यदि आपने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया, यदि आपने जीवन में सब अच्छे काम किए, तो वो साढ़े साथी आपको चक्रवृद्धि ब्याज से 100 गुना बढ़ा के जाएगी। और यदि आपके व्यक्ति के कुकर्म है, व्यक्ति गलत काम कर रहा है, व्यक्ति किसी को ठग रहा है, यदि किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रहा है, अपने भाइयों को सता रहा है, माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहा है, छोटे भाई की इज्जत नहीं कर रहा है, पत्नी की इज्जत नहीं कर रहा है, या वेश्यावृत्ति कर रहा है, या 420 के जितने काम कर रहा है, तो शनि की साढ़े साथी आकर के उसको ये सिखाती है, उसको बैलेंस बनाती है कि जीवन की सच्चाई ये नहीं, ये है। और हम मूलतः संस्कारों से जुड़े हुए मतलब हैं, जो और राह भटक गए हैं उनको राह राह दिखाती है। दिखाने के तो लिए। हम मुख्यतः संस्कार से जुड़े हुए हैं, हमारे ब्लड में संस्कार जुड़े हुए, और हमें अंततः संस्कार से जुड़ना ही पड़ेगा। तो जब पूरी परिस्थितियां उसकी नेगेटिव बना करके उसको बैलेंस बनाने का काम करती है। दूसरी बात, शनि के न्यायाधीश बोला जाता है। शनि को हम काला कपड़े से बोलते हैं, तो आप देखिए कि कोर्ट में काला कपड़ा, तो सबसे पहले प्रकृति का बैलेंस बनाने का नाम शनि की साढ़े साथी है। तो ये कभी किसी का बुरा नहीं चाहती है। लेकिन दूसरी बात ये होती है कि व्यक्ति अपने जीवन में टोटल शॉर्टकट चाहता है। शॉर्टकट मतलब ये है कि छोटा वर्क हार्ड करना नहीं चाहता, छोटे तरीके से अपने आप को उसमें बड़ी ऊंचाइयों को छूना चाहता। तो शनि की साढ़े साथी आग में भट्टे की तरह व्यक्ति को तपाती है, प्रखर बनाती है, उसको इतना तपा, जिससे क्या होता है, सोना जितना आग में तपता है उतना ही निखरता है। तो उसी तरह व्यक्ति के जीवन में जो साढ़े साथी आती, व्यक्ति को इतना तपा देती है, इतना तपा देती है, वो ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा या मेरा जो दिया हुआ परमात्मा ने, ये कहीं से भी कमजोर ना रहे, ज्ञान में, व्यवहार में, जीवन की सच्चाई में, या प्रकृति से जुड़े रहने में, A to Z पे व्यक्ति परफेक्ट करती है शनि की साढ़े साथी। तो जो लोग शनि से संघर्ष करके निकलते हैं, तो उन्होंने देखा होगा कि वो अपना जमीन नहीं छोड़ते। कहते हैं ना, ये अपन खानदानी है। खानदानी से तात्पर्य क्या है? शेटन, शनि। खानदानी से मतलब क्या होता है कि उसने अपने आप को जीवन में संस्कारों से जोड़ रखा है, आदर्शों से जोड़ रखा है, इसलिए शनि का साथी उसको बैलेंस बना के रखता है। एक और चीज जानना चाहेंगे, जिस तरह से शनि की बात चली गई, तो किस तरह की लोगों को सावधानी रखना चाहिए? शनि की सबसे पहले तो हनुमान जी का उनको वरदान प्राप्त है कि जो जो हनुमान जी की पूजा करेंगे, शनि भगवान उनको कभी नहीं सताएंगे। दूसरी बात क्या होता है कि व्यक्ति अपने जीवन में खुद वन मैन शो रहना चाहता है। जब जीवन में व्यक्ति वन मैन शो रह जाता है, तो समय के साथ अज्ञान, ऊंचाई और नीचाई दोनों आती है। यदि अंधकार है तो प्रकाश है। तो हमें क्या करना चाहिए कि शनि की साढ़े साथी में आने से पहले अपने जीवन का जो नित्य कर्म है, हम सारे के सारे जैसे उठते बैठते खाते पीते और सारे व्यवहार निभाते हैं, तो अपनी कमाई का 2% हिस्सा गरीबों के लिए हमेशा रखना चाहिए, परेशान व्यक्तियों के लिए देना चाहिए। तो क्या है, प्रकृति ने हमें मान सम्मान, इज्जत, शोहरत, पत्नी, बच्चे और सब कुछ दिया, हमने ईश्वर को क्या दिया? तो यदि हम जीवन में देना सीख जाए, और देना कितना है कि जो आपकी कमाई है, जो आपको ईश्वर दे रहा है, उसका अपनी कमाई का 2% हिस्सा सिर्फ आप अच्छे काम में लगाइए, गरीबों के लिए, बीमार दुखी के लिए, लाचार व्यक्ति के लिए, जो परेशान है उनके लिए।
तो वो क्या होता है कि जो आपको नेगेटिव ऊर्जा तो व्यक्ति के जीवन में आएंगी, लेकिन उसको वो प्रभावित नहीं कर पाएंगी। तो शनि के माध्यम से हमें अपना महत्वपूर्ण है कि हमें लोगों के प्रति आत्मीयता सहजता का भाव रखेंगे तो शनि की 7.5 हमें जी कुछ जी नहीं कर बिल्कुल। तो दोस्तों, जिनके पास भी शनि का यदि आपको चल रहा है, शनि से आपको पीड़ा हो रही है, तो आप दो चीज़ों को, जिस तरह से आचार्य जी ने बताया कि दो चीज़ों को बिल्कुल ध्यान रखें। हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान जी की पूजा अर्चना करें, उन्हें याद करें, और साथ ही अपनी कमाई का 2% जो हिस्सा है वो गरीबों को दान करें, असहाय को दान करें। शायद वो शनि का जो प्रभाव है वो थोड़ा सा कम हो जाए। आचार्य जी, हम बात कर रहे थे राशियों की, जी सिंह जी के बाद की राशि के बारे में बताएंगे जी। किस तरह से? देखिए, कन्या राशि है। कन्या राशि वाले व्यक्ति हमेशा नेगेटिव और पॉजिटिव को पहले देख लेते हैं कि इसमें इससे जुड़ने से व्यक्ति से हमें लाभ होगा या नहीं होगा। तो ही उनको यदि लाभ होगा तो वो व्यक्ति से जुड़ पाते हैं, अन्यथा वो नहीं जुड़ते हैं। तो कन्या राशि वालों के लिए ये वर्ष ज्ञान का अपने जीवन में प्रभाव दिखाने का बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इनके ऊपर भी जो शनि की 7.5 तीन राशियों पे एक साथ चलती है। तो कन्या राशि पे भी शनि की 7.5 चल रही है, जो इनके दिमाग को प्रभावित कर रही है। अब चूंकि कन्या राशि के लग्न में ही शनि बैठे हैं और उनको गुरु देख रहे हैं, तो 7.5 के 3 पार्ट होते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ढाई साल के 3 टुकड़े होते हैं। तो पहला चरण उनका सिर पे चल रहा है। अब सिर पे चल रहा है चूँकि आज उनको गुरु की दृष्टि सामने उनके लग्न पे देख रही है। उनके गुरु भगवान जो शनि है वो गुरु की दृष्टि का सम्मान करते हैं। तो सम्मान करते हैं तो क्या होता है, व्यक्ति ऐसा प्रकृति से जुड़ता है, व्यक्ति के अंदर सारी चीज़ें अपने अंदर आती कि मैंने अपने जीवन में ये गलत काम किया है और अब मुझे नहीं करना है। उसके अंदर एक प्रायश्चित का वो होता है कि मुझे अब प्रायश्चित करना चाहिए, या मुझे इन लोगों के साथ चीट करी, अब मैं इनके साथ रिटर्न करूँगा मैं। तो इस तरह के भाव उनके मन में आएंगे। तो ये वर्ष उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी तक के जितने भी वर्ष निकले हैं उनके लिए ये वर्ष उनका गोल्डन पीरियड है। गोल्डन इसलिए कह रहा कि शनि और गुरु का आमने सामने राशि में होने के कारण, क्योंकि एक कन्या राशि में बैठे हैं और एक गुरु राशि में बैठे हैं। और जब दोनों महाविद्वान या दो महाशक्तियाँ या दो महा विद्वान लेवल के व्यक्ति जब आमने सामने एक दूसरे को देखते हैं तो उनमें वो पवित्रता के भाव आते हैं, उस लेवल की उनकी चर्चाएं होती है, उस लेवल का उनकी प्रोग्रेस होती है। तो ये वर्ष उनके लिए बहुत अच्छा है और करियर में उनसे जुड़ने के लिए नए नए अवसरों का उनके घर बैठे उनको मिलेगा। एक व्यक्ति को प्रयास करने से मिलता है, एक व्यक्ति को घर बैठे बैठे मिलता है। तो उनको घर बैठे ये वर्ष उनके लिए बहुत नए नए अवसर उनको मिलने वाले हैं, जो उनके जीवन को बहुत अच्छे ढंग से प्रभावित करेंगे। जी, मतलब नया साल आपके लिए बहुत सारी सौगातें लेकर आ सकता है, घर बैठे बहुत सारी चीज़ें आपको मिल सकती है। अच्छा जी, अगली राशि के बारे में चलेंगे हम। देखिए, तुला राशि है। तुला राशि शुक्र की राशि मानी जाती है, वैभवता की राशि माना जाती है, वायु तत्व है ये। वायु तत्व क्या होता है, हवा के झोंके की तरह काम करता है। जी। इस वर्ष इन लोगों को विदेश जाने के महत्वपूर्ण अवसर मिलने वाले हैं। यदि जो लोग तुला राशि वाले व्यक्ति जिनको विदेश जाने की महत्वाकांक्षा है, जो लंबे समय से ख्वाब सजाए हुए बैठे हैं, तो उनके लिए एक बहुत सुनहरा अवसर है कि वो इस वर्ष विदेश जाने वाले हैं। लेकिन उनका वीज़ा, उनकी सारी चीज़ें सडनली सब तैयार हो जाएंगी। कभी उन्होंने जीवन में सोचा भी नहीं होगा कि हमें विदेश जाने का अवसर मिलने वाला है। इसके अलावा यदि जो भारी भरकम इन्वेस्टमेंट होने वाला है उनका, एक जो उनकी बड़ी योजना है, जो काफ़ी लंबे समय से जो पैसे को इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और उनका इन्वेस्टमेंट करने का ये समय आ चुका है, तो हो सकता है अपने व्यापारिक दृष्टि से उनका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम बढ़े, उनकी व्यापारिक दृष्टि से नए नए अनुबंध हो और विदेश के थ्रू उनका कुछ ना कुछ बड़ा लाभ उनको होने वाला है। तो ये वर्ष तो उनके लिए बहुत बहुत जी जी, अच्छा बहुत। है। मैंने आपने यदि ख्वाबों में सोचा है कि आपको विदेश जाना है, तो निश्चित तौर पर आप वर्ष 2011 में जरूर विदेश जा सकेंगे। साथ ही इन्वेस्टमेंट की, जहां तक आचार्य जी ने बात की है कि इन्वेस्टमेंट यदि आप करना चाहते हो तो ये वर्ष आपके लिए काफी अच्छा है। जी, अगली राशि के बारे में आनंद जी बताएं कि किस तरह का रहेगा। वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि के लोग अंदर ही अंदर घुटते ज्यादा है, अपनी बात को कह नहीं पाते, लेकिन अंदर ही अंदर उनको प्रतिकार, अंदर ही अंदर उनको ज्वालामुखी बन जाता है। जैसे बताया जाता है ना, क्रोध और बेर में क्या अंतर है। तो जो क्रोध होता है तुरंत आता है, लेकिन जो बेर होता है वो लंबे समय तक व्यक्ति को अंदर ही अंदर झकोर देता है और जहर बन जाता है। तो जो वृश्चिक राशि है वो बेर वाली राशि, क्रोध वाली राशि नहीं होती, बेर वाली राशि होती है। तो ये वर्ष उनका अंदर घुटने से, जो अंदर उन्होंने कुंठाएं वर्षों से पाल रखी हैं, उनकी कुंठाओं को बाहर निकालने का समय आ रहा है।
अब उनकी वेदनाएं जो लंबे समय तक दूसरों को बोल नहीं पा रहे हैं कि भैया तुमने मेरे साथ चीट करा था जी। या ऐसा करा था ऐसा करा था, इस वर्ष वो अपनी बात को खुल के कहेंगे और अपनी वेदनाओं को उनके सामने जाहिर करेंगे। जब ऐसा कहा जाता है कि हम अपना दर्द किसी और को बोलते हैं तो काफ़ी हम रिलैक्स महसूस जी करते हैं। जी। तो इस वर्ष उनको काफ़ी रिलैक्स महसूस होगा। इसके अलावा उनकी जो संतान संबंधी जो उनकी चिंता है, बच्चों की शादी को लेकर के या उनकी एजुकेशन को लेकर के, या वो चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे भी आगे निकलें, उनके लिए वृश्चिक राशि वालों के इस बार जो अपने संतान की चिंता को विषय है, उनके लिए वो लगभग नया खुशहाल लेके आएगी और उनके बच्चों की शादी भी हो जाएगी, उनकी बच्चों की एजुकेशन भी उनकी बहुत अच्छी होने वाली है। और इसके अलावा उनके पास बड़े बड़े आकस्मिक धन अनएक्सपेक्टेड, जिनका उन्होंने कभी सोचा भी नहीं है, इस तरह से उनको काफ़ी धन भी मिलने वाला है। शेयर बाजार में जहाँ तक उनको इन्वेस्टमेंट करने की लगातार योजनाएं आएंगी और लोग उनको बराबर टच करते रहेंगे। तो हम अभी तक चैनल के माध्यम से उनसे ये कहना चाहेंगे कि शेयर बाजार के अवसर आपको जरूर मिलेंगे, लेकिन आपको शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। जी, ये सावधानी रखना ये पड़ेगा। सावधानी रखना है और अच्छे का उस पैसे को किसी अच्छी जगह मतलब जी। जमीन में या अचल संपत्ति में उसको इन्वेस्टमेंट कर दें तो बेटर देन ज़्यादा होगा बनिस्बत शेयर बाजार के। लेकिन हमारे मना करने के बावजूद भी आप इन्वेस्टमेंट किए बिना मानेंगे नहीं, तो भी आप अपनी सावधानी रखेंगे तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि पंचम घर पे गुरु और शनि का आमने सामने होने के कारण शेयर बाजार और की तरफ इन्वेस्टमेंट करेगा। इसके अलावा उन लोगों को जैसे दलाली का काम के नए नए अवसर मिलेंगे, उनको दलालियाँ मिलेंगी। जो लोग इस कर्म में वृश्चिक राशि वाले दलाली करते हैं उनको अच्छी मोटी रकमें दलाली के माध्यम से भी जी मिलेंगी। जी आनंद जी, हम बाकी राशियों की भी आपसे चर्चा करेंगे। बहुत सारे सवाल भी हमारे पास मौजूद हैं, लोगों की तमाम जिज्ञासाएं वर्ष 2011 को जानने के लिए कि ये वर्ष किस तरह का रहेगा। हम बहुत सारे बातें करेंगे, प्रदेश और केंद्र की भी हम बात करेंगे, फिल्म जगत की भी बात करेंगे। लेकिन एक लेंगे छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि हमारे साथ मौजूद है देश के जाने माने यहाँ ज्योतिष कहलाते हैं जी आनंद जी, जो हमारे बीच में है। हम तमाम जिज्ञासाओं को आपकी शांत कराने के लिए इनको साथ में रखेंगे। जल्द लौटते हैं आपके पास। ब्रेक से लौटकर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं देश के जाने माने ज्योतिष आचार्य आनंद जी से, जो इस वक्त हमारे बीच में भोपाल से पधारे हुए हैं। हम इनसे लगातार जान रहे हैं कि किस तरह से वर्ष 2011 में राशियों का प्रभाव पड़ेगा, किस तरह से इनका जीवन होगा। इसके साथ साथ हम जानना ये भी चाह रहे हैं कि बहुत सारे प्रश्न हमारे पास मौजूद हैं, उनको भी जानकर हम ये देखना चाह रहे हैं कि वर्ष 2011 प्रदेश और देश के लिए किस तरह का रहेगा। आनंद जी, पुनः आपका स्वागत है जी। हम बात कर रहे थे राशियों की, तो हम जल्दी जल्दी राशियों के बारे में पहले जान लेते हैं कि किस तरह से राशियों की अगली राशि क्या होगी। अगली राशि धनु राशि है। धनु राशि विद्वानों की राशि होती है, ज्ञान की राशि होती है, कभी न झुकने वाली राशि होती है और अग्नि तत्व की राशि होती है। आज धनु राशि में भगवान केतु बैठे हैं और राहु बैठे हैं और दशम घर में शनि बैठा है। तो धनु राशि को जो ओवर कॉन्फिडेंस में ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, तो अपने कॉन्फिडेंस के साथ साथ उन्हें अपने ज्ञान पे भी बहुत ज़्यादा घमंड होता है। तो इस वर्ष उनके लिए जो व्यापार के नए अवसर जो मिलने वाले हैं, उन अवसरों को उन्हें अच्छी तरह भुनाना है। इसके अलावा सुख सुविधाओं से संबंधित वो सारी चीज़ें लग्जरियस जानना चाह रहे हैं। तो इसके लिए जो लंबे समय से उनकी विचारों में प्लानिंग चल रहा है, पैसा होने के बाद भी वो खरीद नहीं पा रहा है, और जो असमंजसता की स्थिति उनके वाहन और मकान और ज़मीन खरीदने में जो चल रही है, उसको ख़त्म करें। और ये मई के पहले पहले वो अपना वाहन, गाड़ी, मकान कुछ भी ले सकते हैं। व्यापार को बढ़ाने के लिए वो नए नए प्रयास करेंगे। इसके अलावा शादी के मैटर में वो काफ़ी डिले कर रहे हैं। शादी के इन द सेंस वो चाहते हैं कि उनकी मनपसंद लड़कियां मिले उनको। तो यदि इस वर्ष वो थोड़ा डिले करते तो आगे चल के उनको दिक्कत आएगी। तो इसलिए शादी में आनाकानी न करके उन्हें अपनी शादी पे यस कर देना चाहिए और उनको अपनी शादी करवा लेना चाहिए। तो ये वर्ष उनके लिए व्यापारिक दृष्टि से, वैवाहिक जीवन की दृष्टि से और सुख सुविधाओं की दृष्टि से बहुत अच्छा है जी। अगली राशि के बारे में बात करेंगे जी, कि जी। अगले राशि वालों के लिए किस तरह का ये 2000
वर्ष रहेगा देखिए, 2011? मकर राशि शनि की राशि होती है जी। और शनि वाले लोग जीवन में काफी संघर्ष से ऊंचाइयों को छूते हैं। अब जो व्यक्ति जीवन में जितना संघर्ष करता है उतनी ही ऊंचाइयों को पाता है। जितनी नेगेटिव ऊर्जा पॉजिटिव में आती है उतनी नेगेटिव ऊर्जा उसको नेगेटिव में भी जाना पड़ता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव का जीवन ही शनि की साढ़े साथी या शनि का मकर राशि के अंतर्गत आता है। ऐसे लोग काफ़ी मेहनती होते हैं, जिम्मेदार होते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को भली भांति से पूरी तरह निभाते हैं और इन्हें जीवन भर दूसरों को देने के लिए ही पैदा होना पड़ता है। ये चाहें कि यदि दूसरा कोई व्यक्ति इनको मदद करे, ये दूसरों की मदद से कभी नहीं उठ सकते। इसलिए यदि आप किसी अपने वाले से, यदि किसी परिचित से या मिलने जुलने वाले से यदि कोई आप उम्मीद लगा के बैठे हैं कि वो आपको सहयोग करेगा, तो उसको भूल जाएं और अपनी एनर्जी को वापस एकत्रित करके खुद अपनी मेहनत से अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए एकजुट हो जाएं। सफलता आपका इंतजार कर रही है, क्योंकि अभी तक जो भी बने हैं आप अपनी मेहनत के दम पे बने हैं और आगे भी आपको अपनी मेहनत के दम पे ऊंचाइयों को छूना है। लेकिन आपके जीवन में संघर्ष के साथ ही जीवन भर, बचपन से लेकर के आज तक आपने संघर्ष के साथ प्रोग्रेस करी है, आगे भी आपको जीवन भर संघर्ष के साथ प्रोग्रेस करना है। मतलब तरक्की जरूर है, मकर राशि वालों के लिए संघर्ष जरूर लगा रहेगा। लगातार आप संघर्ष करते आए हैं और इसी तरह का संघर्ष रहेगा। खुद पर कॉन्फिडेंस रखिए, बाकी सब ठीक हो जाएगा। ऊपर वाले पर विश्वास कीजिए, ये आचार्य जी का कहना है। जी, अगली राशि के बारे में बात करेंगे। अगली राशि कुंभ राशि होती है। कुंभ राशि वालों को इस वर्ष काफ़ी समय से रिश्वत का पैसा मिलने का योग चल रहा है। अब रिश्वत का पैसा अंदर से लेना भी चाहते हैं और नहीं भी लेना चाहते हैं, तो संकोच न करें। यदि आपकी पैसे की रिक्वायरमेंट बनती है तो या तो आप स्पष्ट रूप से इसके लिए दुखी मत हो, आधी एनर्जी आप अपने लें कि नहीं लें, लें कि नहीं लें, इसमें लगा रहे हैं। या तो आप पूरी तरह सिद्धांतिक हो जाइए और अपने आप को पूरी एनर्जी से अच्छे काम में लगा लीजिए कि हमें पैसा नहीं लेना है, तो उससे कम से कम आपको दिमाग में काफ़ी हल्कापन आ जाएगा और अपने आप को रिलैक्स महसूस करेंगे। तो ऐसे लोगों की महत्वाकांक्षाएं बड़ी हाई लेवल की हैं। अभी 6 महीने से ये उच्च लेवल का अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए चारों तरफ से ताना बाना बुन रहे हैं, चारों तरफ से इनके मन में विचार आ रहे हैं, इसके लिए हाथ पैर पूरी तरह मारे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनको अवसर भी मिल रहे हैं, लेकिन धर्म अधर्म के कारण, सत्य असत्य के कारण उसके बीच में इनका आपस में द्वंद्व चल रहा है। उस द्वंद्व को ख़त्म करिए और अपनी मनोवृत्ति को स्पष्ट करके आप अपने काम में भिड़ जाएं, तो ये वर्ष भी आपके लिए संघर्षों के साथ कहीं ना कहीं सफलता का इंतजार करेगा। बस मन स्थिति को, अपनी एनर्जी को एक जगह विचलित होने न दें, अपने ध्यान एक जगह केंद्रित। डिसीजन लेना है, डिसीजन मेकर बने आप। बस डिसीजन मेकर बने। डिसीजन लेकर कोई भी कार्य करे। यदि आपको पैसे की जरूरत है तो आप बिल्कुल निश्चित तौर पर जो आपके दिमाग में आ रहा है उसको कीजिए। संघर्ष जरूर रहेगा, लेकिन वर्ष 2011 आपके लिए काफी शुभ देखा जा रहा है। जी आचार्य जी, अगली राशि के बारे में बात करेंगे। देखिए, मीन राशि जलीय राशि है, भावनात्मक राशि है और काफ़ी अभी विगत 6 महीनों से इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बना हुआ है, तनाव बना हुआ है, संघर्ष बना हुआ है। अपनी जिम्मेदारियों के प्रति ये चारों तरफ से जागरूकता से निभाने के बावजूद ये काफ़ी परेशान चल रहे हैं, टेंशन में चल रहे हैं। तो आपकी परेशानी का समय 7 जनवरी से ख़त्म होने वाला है और 7 जनवरी से गुरु के नक्षत्र से जैसे ही निकलेंगे, आपको व्यापार के नए अवसर, अपने आप को बढ़ाने के नए अवसर, अपनी राजनीति में नई पहचान बनाने के अवसर आपको मिलने वाले हैं। राजनीति में जिनका हस्तक्षेप अच्छा खासा है उनको और ऊंचाइयों को छूने का मिलने वाला है, और यदि जो लोग राजनीति में इसमें रुचि रखते हैं उसको, उनके लिए नया प्लेटफॉर्म तैयार होने जा रहा है। तो ये जो व्यापारिक दृष्टि से आपके लिए बहुत बढ़िया है। मानसिक जो असंतुष्टि जो काफ़ी लंबे समय से चल रही थी, वो विगत 8 जनवरी से ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से जो परिवर्तन आ रहा है वो आपकी लाइफ में पूरी तरह परिवर्तन जी। तो माने काफी शुभ है। मीन राशि वालों की बात किया जाए तो काफी शुभ है, आपके सारे सोचे हुए कार्य पूरे होंगे। यदि आप राजनीति में दखल रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी तरक्की निश्चित मानी जा रही है। तो ये थी तमाम राशियों की बातचीत, 12 राशियों की बातचीत की, और हमने जाना कि वर्ष 2011 इनके लिए कैसा रहेगा। मिला जुला असर है। आप बिल्कुल खुद पे विश्वास रखिए और आगे बढ़िए। संपूर्ण जगत आपका है, संपूर्ण समय आपका है और निश्चित रूप से आप सभी को सफलता मिलने वाली है। प्रश्नों की बात करते हैं हम वापस। आचार्य जी, जिस तरह से आप जानते हैं कि हमारा प्रदेश नक्सली घटनाओं से जूझ रहा है, छत्तीसगढ़ एक छोटा सा प्रदेश जो खुशहाल माना जाता था, आज कहीं ना कहीं वो खुशहाली में कमी आती जा रही है। वर्ष 2011 कैसा रहेगा छत्तीसगढ़ के भविष्य के? सबसे पहले तो
हम ये चाहेंगे कि सबसे पहले छत्तीसगढ़ का निर्माण कब हुआ। तो हम छत्तीसगढ़ की जैसे ही कुंडली देखते हैं तो 1/11/2000 को रात की 12 बजे छत्तीसगढ़ प्रदेश का निर्माण हुआ। जी। जब छत्तीसगढ़ प्रदेश का निर्माण हुआ तो आप ये देखेंगे कि उस समय शुक्र की महादशा चल रही है। जी। अब कर्क लग्न आई है उस समय की। कर्क लग्न में जो छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ उसमें तीसरे घर में मंगल बैठे हैं, चौथे घर में सूर्य बुध बैठे हैं, पंचम घर में शुक्र बैठा है, छठे घर में केतु चंद्र बैठा है और 11वें घर में गुरु और शनि का एक साथ बैठा है और 12वें घर में राहु बैठे हैं। ये 2000 की विभाजन की स्थिति, ग्रहों की स्थिति हम अपने कंप्यूटर के माध्यम से आपको बता रहे हैं। तो जो वर्तमान कर्क लग्न है वो भावनात्मक लग्न है। तो आप देखिए कि यहाँ के सारे लोग भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब चूंकि यदि हम कृष्णमूर्ति पद्धति के माध्यम से या केबी पद्धति के माध्यम से देखेंगे कि चंद्रमा का कनेक्शन राहु के साथ है। राहु क्या करता है? डराता है, सीधे साधे लोगों को डराता है। तो कहीं ना कहीं नक्सली की घटना भी आपके सामने प्रदेश के साथ बड़े स्तर पे जुड़ी हुई है, क्योंकि राहु चंद्रमा का कर्क लग्न का राहु के साथ बड़े पैमाने पे संबंध बाय बर्थ बना हुआ है। अब वर्तमान जो परिस्थितियां हो रही वो शुक्र की दशा होने के कारण शुक्र लग्जरियस का कारक है। तो आप देखिए कि इतने सारी समस्याएं होने के बाद, इतने सारे विकट परिस्थितियों को होने के बाद आप अपने प्रदेश में लगातार प्रगति का पथ निरंतर बढ़ता हुआ चला जा रहा है। लोगों की सुख सुविधाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। सरकारी कामकाजों में निरंतर परिवर्तन को लेकर के नए नए ऑफिसों का निर्माण होता जा रहा है। तो ये वर्ष शुक्र की दशा होने के कारण और शुक्र में मंगल का होने के कारण विदेशी इन्वेस्टमेंट भारी भरकम होने वाला है। ऐसा विदेशी लोगों का आकर्षण इस प्रदेश की तरफ बढ़ेगा। इतनी सारी दिक्कतों होने के साथ उनकी आपसी तालमेल के साथ नए नए इन्वेस्टमेंट होने इस प्रदेश में जा रहे हैं। तो नए नए इन्वेस्टमेंट के साथ यहाँ की शिक्षा का जो स्तर है वो इस वर्ष काफ़ी बढ़ेगा। तो इन द सेंस नए नए ITI कॉलेज खुलेंगे, नई नई इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेंगे। इसके अलावा प्रसार जहाँ तक गांव शहर तक ये जो चैनल और मीडिया के माध्यम से ये सारी चीज़ें पहुँचेंगी और उन शहरों का, उन गाँवों का नए नए रूप में निर्माण होगा। जहाँ कुरीतियाँ फैली हुई हैं, जहाँ अंधकार फैला हुआ है, जहाँ आज भी बल्ब या शिक्षा का नहीं है, तो शुक्र मीडिया का कारक है, शुक्र एक्टिव रहने का कारक है, शुक्र साफ सुथरे होने का कारक है। तो मीडिया के माध्यम से या गवर्नमेंट के माध्यम से या जागरूकता अभियान के अंतर्गत ये वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। इनमें इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे होंगे और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ नई सफलताओं को छुएगा और आने वाले समय में एक नया इतिहास जो आप देखेंगे कि नई नई रोडें, नए नए पार्क, नई नई चीज़ें, इस वर्ष काफ़ी कुछ निर्माण होना है। तो हमारे हिसाब से इन्वेस्टमेंट के साथ साथ ये वर्ष काफ़ी प्रगति का है। छत्तीसगढ़ के लिए काफी प्रगति का वर्ष रहेगा। इन्वेस्टमेंट की जहाँ तक इन्होंने बात की, शिक्षा की जहाँ तक बात की, प्रदेश राशि के अनुसार देख रहे थे कि नक्सली घटनाएं तो बनी हुई है, क्योंकि शुरू से ही यहाँ पे कुछ न कुछ प्रभाव था, लेकिन जो भी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी प्रदेश तरक्की करेगा। दोस्तों, यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और हम आनंद जी से और भी कई प्रश्नों के जवाब पाएंगे। ब्रेक से लौटकर एक बार पुनः दोस्तों आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं वर्ष 2011 और आपके राशियों के बारे में कि किस तरह का रहेगा। राशियों के बारे में हमने जानकारी ली और देखा कि किस तरह से वर्ष 2011 रहेगा। इसके साथ साथ हमने कई प्रश्न भी लिए हैं और उनके माध्यम से हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रदेश और शहर में किस तरह की व्यवस्थाएं रहेगी, किस तरह का यहाँ पर हालात रहेंगे। हमारे साथ में मौजूद हैं आचार्य आनंद जी, जो देश के जाने माने ज्योतिष कहलाते हैं। वो हमारे बीच भोपाल से आए हुए हैं, मौजूद हैं। हम उनसे और भी जानना चाहेंगे। आनंद जी, जिस तरह से हम बात कर रहे थे, राजनीति के बारे में बात किया, अभी आपने बताया कि छत्तीसगढ़ की यहाँ पे किस तरह का भविष्य रहेगा। इस तरह से हम जानना चाहेंगे कि केंद्र की यदि बात किया जाए तो केंद्र में किस तरह से बदलाव नजर आएंगे वर्ष 2011 में।
देखिए, जो प्रश्न कुंडली दिखा रही है, अभी हमने वर्तमान में प्रश्न कुंडली केंद्र की बनाई है और उसमें मीन लग्न आ रही है और राहु की महादशा आ रही है। तो राहु राजनीति का उच्च कारक है, लेकिन राहु भ्रष्टाचार का कारक भी है। तो भ्रष्टाचार का एक पक्ष नेगेटिव है, एक पक्ष पॉजिटिव है। जी। एक भ्रष्टाचार की बात तो कर रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार को अब खत्म करने की भी बात कर रहा है। भ्रष्टाचारी लोगों के ऊपर आरोप और प्रत्यारोपण करके उसको अंदर करने की बात करेगा। तो ये वर्ष में कुछ और नए लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाएंगे और आरोप लग करके जनता के सामने उनकी बातें और खुली होंगी। तो जो भ्रष्टाचार को अभी तक काफ़ी लंबे समय से बड़े व्यापक रूप में जो बल मिलता था, वो अभी उन्हीं राजनीतिज्ञ लोगों के माध्यम से भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नए कानून बनाने की पहल करने की बात भी अब जोरों पे चलेगी। तो परिवर्तन की इच्छा को लेकर हर व्यक्ति अंदर से जागरूक होने के लिए एकजुट होने जा रहा है। तो आप देखें कि जब से धनु राशि में धनु राशि में राहु आए हैं, जी। तब से काफ़ी भ्रष्टाचार के बड़े बड़े केस उजागर हुए हैं और उन पे चार्जशीट भी लग गई है। तो आने वाले समय में और भी ऐसे नए नए केस आएंगे। इसके अलावा राजनीति की माध्यम से भारत देश को ये वर्ष चरम सीमा के लिए माना जाएगा। आपने देखा होगा कि अर्थव्यवस्था में भारत चीन के मुकाबले में आ चुका है जी। या आने वाला है। तो आने वाले वर्ष में जो 2011 आ रहा है, जिसमें एक एक 2011 से यदि उसका अंक जोड़ें तो उसका अंक हो रहा है 4 आ रहा है और 4 भी राहु का अंक माना जाता है। और राहु जीवन की ऊंचाइयों को छूने का अंक है, जीवन की महत्वाकांक्षाओं के हाई लेवल के झंडे गाड़ने का अंक होता है। तो राहु तरक्की का होता है। तो ऐसी ऐसी तरक्की होगी कि आप देखिए कि आज हर व्यक्ति 80% मोबाइल से जुड़ चुका है। गांव गांव, शहर शहर, जो व्यक्ति हमने विगत 50 वर्ष में जो प्रगति का काम नहीं हो पाया, अगले इन 3 सालों में घर घर तक मोबाइल पहुंच गया। आप देखिए कि नेट की संख्या बढ़ रही है, लोगों को एक दूसरे तक संचार माध्यम के से एक दूसरे से लोग कहाँ से कहाँ जुड़ रहे हैं। ये सब विगत 2 वर्ष में या 3 वर्ष में जिस गति से आगे बढ़ा है, वो पिछले 50 वर्षों में हम नहीं बढ़ पाए। तो अगले 2 वर्ष, दो जो इस 1 वर्ष में जितना हम 50 साल में उन्नति नहीं कर पाए, उसने से ज़्यादा उन्नति हम विगत इस आने वाले 1 वर्ष में करने वाले हैं। तो जी, मतलब भारत के लिए, देश के लिए, संपूर्ण देश के लिए काफी खुशी की बात है कि वर्ष 2011 कई सौगातें लेकर आएगा, देश तरक्की करेगा। लेकिन एक कहीं ना कहीं माइनस पॉइंट भी ये है कि भ्रष्टाचार के मामले उठेंगे। इसके अलावा राहु विदेश का कारक है। तो जो हमारे लोग विदेशी नीतियों पे शंका करते हैं, या जो लोग हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं, या जो विदेशी लोगों के मन में हमारे प्रति जो गलत धारणा है, वो इस बार पूरा अच्छे मैसेज के रूप में, नई शक्ति के रूप में भारत उभरेगा और उनकी भावनाएं बदलेगी और विदेश तक में हमारा चरम सीमा तक झंडा फहरेगा। जी आचार्य जी, ये मुझको लगता है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब पहली तारीख जो पड़ेगी, 1 तारीख होगी, पहला महीना होगा वर्ष 2011 का 11, मतलब 4 बार एक अंक का समावेश होने जा रहा है। ये जानना चाहेंगे कि ये ऐसा कोई विशेष कुछ योग बन रहे हैं इस दौरान? देखिए, हमने जैसे बोला कि हमने अपने जीवन में नई नई रिसर्च करी, तो नई रिसर्च के अगर हमने ये माना कि ग्रह 2 होते हैं, जो 9 ग्रह बताए जाते हैं, तो 2 ग्रह होते हैं किसी भी कार्य का प्रारंभ और किसी भी कार्य का अंत। तो राहु और केतु जैसे काल सर्प में होते तो इतने शक्तिशाली हैं कि 7 ग्रहों को अंडर में ले लेते हैं। तो जो राहु यानी कल्पना है, केतु यानी एंड, लेकिन उसका जो प्रोसेस है वो 7 ग्रह है, यानी राहु और केतु के मध्य में ही सारे के सारे ग्रह काम करते हैं। चूंकि अंक 4 का आ रहा है, तो 4 अंक क्रांतिकारी अंक होता है। 4 अंक ऊंचाइयों की नई नई परिकल्पनाओं का होता है। तो रिसर्च के अंतर्गत, समाज के अंतर्गत, नई प्रगति के पथ के अंतर्गत, नई एजुकेशन के अंतर्गत पूरे भारतवर्ष का झंडा बड़े लेवल पे गड़ेगा और तरक्की की, संचार क्रांति की जो और नई नई सिस्टम्स आ रहे हैं उसको जन जन तक पहुंचेगा और उसी के माध्यम से नए नए ये राहु का कमाल जो आप देख रहे हैं, क्योंकि विदेशी संस्कृति का प्रभाव आज की तारीख में हमारे पूरे भारत पर पड़ चुका है और जहाँ नहीं पड़ा है इस वर्ष और वो पूरा पड़ जाएगा। तो विदेशी कल्चर से अंतर्गत क्या होता है कि यदि उसमें कुछ बुराई भी है तो ये भी तो अच्छा ही है कि उनकी संचार क्रांति हमारे पास आ रही है, उनकी टेक्नोलॉजी हमारे पास आ रही है, उनके नए नए जो उनकी प्रोग्रेस उन्होंने की है वो सारी की सारी चीज़ें हमारे यहाँ आ रही। आप देखिए कि नेशनल हाईवे रोडों का चारों तरफ से निर्माण हो रहा है, पूरे भारतवर्ष में हो रहा है, हर व्यक्ति बड़े बड़े हाईवे से जुड़ते जा रहा है। तो ये सब राहु के कारण हो रहा है।
तो ये 4 अंक इस वर्ष के लिए बहुत शुभ संकेत शुभ माना जाता संकेत है और बिल्कुल। ऊंचाइयों को छूने वाला है। जी, मतलब ये भी एक शुभ संकेत है कि लगातार जो 4 अंक जो बता रहे थे कि तरक्की का माना जाता है, और निश्चित रूप से हम भी उम्मीद करते हैं कि देश लगातार तरक्की करे, प्रदेश हमारा तरक्की करे और समाज हमारा तरक्की करे। आचार्य जी, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि वर्ष 2012 में, मैं 11 की बात नहीं कर रहा हूँ, अगले साल की, हर चैनल हर कहीं एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि वर्ष 2012 में महाविनाश देखा जा रहा है। क्या ये वास्तविक रूप में ऐसा कुछ, जो आपका ज्योतिष क्या बोलता है इस विषय में? सबसे पहले तो हम ये देखें कि महाविनाश की बात कहाँ से उठी। सबसे पहले मुख्य विषय पे जाना पड़ेगा कि महाविनाश कोई भारत की घोषणा नहीं है, क्योंकि आदि अनादि काल से भारतवर्ष विश्व गुरु रहा है। जो विश्व गुरु रहा है वो जो पॉजिटिव ऊर्जा में काम करता है, जो सबको बढ़ाने में वो करता है, वो ध्वंसात्मक हो ही नहीं सकता। सृजनात्मक हमारे ऋषियों की, हमारी परंपराओं की, हमारे सोचने की सोच हमेशा पॉजिटिव रही है। तो जब हम इसमें महाविनाश 2012 की बात करते हैं तो 2012 की जो विनाश की बात वो अमेरिका से उठी है। आप देखेंगे कि जो व्यक्ति ऊंचाइयों को छूता है वो नीचे गिरता ही गिरता है। आप देखिए कि ये जो मायावी पंचांग का नाम आता है, बार बार चर्चा का विषय बनता है। जी हाँ, तो मायावी पंचांग, मायावी पंचांग, इसके बारे में भी तो मायावी पंचांग आपका हमारा पंचांग नहीं है। मायावी पंचांग अमेरिका का अपने आप का पंचांग बना हुआ है, जो अमेरिका से ही निकलता है और अमेरिका में ही चलता है, और उसका नाम ट्रांसफ़र करके उसका नाम मायावी पंचांग हिंदी में रखा गया और नाम कुछ और है उसका। तो उसमें क्या हुआ है कि जो जो अभी तक लिखा गया है मायावी पंचांग में कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी, सुनामी लहरें आएंगी, भूकंप आएंगे, इस तरह की जो जो घटनाएं उसमें अब तक लिखी गई थी वो 100% सत्य हुई है। तो उसी मायावी पंचांग में जो भारत ध्वंस का लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन वो पर्टिकुलर अमेरिका के लिए लिखा है। क्योंकि आप किसी पे दादागिरी कितने समय तक कर सकते हैं? एक दौर आता है कि उससे व्यक्ति को बाहर निकलना ही पड़ता है। जो ऊंचाई चढ़ता है वो नीचे पे गिरता है। आप यदि आपकी पिछले टाइम की जो मंदी की अर्थव्यवस्था देखते हैं तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि अमेरिका जैसा महाशक्तिशाली देश मंदी के दौर से गुजरेगा। लेकिन हमारी ग्रहों की स्थिति बताती है कि बुध व्यापार का कारक है, केतु ऊंचाइयों का कारक है। जैसे ही 2007 में केतु बुध के नक्षत्र में आए तो जो परम सीमा का झंडा था वो ध्वंस व्यापार के रूप में सबसे पहले ध्वंस हुआ। आप ये देखिए कि आज भारत नहीं जूझ रहा, आज समस्याओं से अमेरिका जूझ रहा है। यदि आप आंकड़े पढ़ेंगे तो बेरोजगारी भारत में इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी अमेरिका में ज़्यादा है। यदि आज आतंकवादी की चर्चा भारत में प्रभावित जरूर है, लेकिन हम उनसे घबराए हुए नहीं है। अमेरिका सबसे ज़्यादा घबरा। कुल मिलाकर बात यह की जाए कि मायावी पंचांग जो है वो अमेरिका का पंचांग है, इससे भारतवासी को घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि इनकी जो बातें कही गई थी वो पूर्व में सत्य हुई थी, लेकिन वर्तमान में जिस तरह से आचार्य जी ने बताया कि वो यहाँ पर असरकारक नहीं होगा। ये मायावी कारण उसका ये होता है कि समय के साथ आपको सीट बदलना पड़ती है। हमेशा जीवन भर एक ही व्यक्ति वन मैन शो नहीं रह सकता। तो अब समय के साथ परिस्थितियां बदल रही, कहीं ना कहीं दूसरे एक सीट खाली करेगा, दूसरे व्यक्ति को मिलेगी। तो कल कभी रूस महाशक्तिशाली था, आज अमेरिका शक्तिशाली है, कल कोई और शक्तिशाली होगा। तो कहीं ना कहीं परिवर्तन का दौर तो चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन परिवर्तन उन लोगों के लिए जिन लोगों ने गलत काम किए, जिन लोगों ने गलत ढंग से इसका शक्ति का मिसयूज किया है। तो ग्रह सबके लिए पॉजिटिव और नेगेटिव ऊर्जा फेंकते हैं। तो हम भारतीयों को घबराने की जरूरत नहीं है, हम भारतवासियों को घबराने के लिए जरूरत नहीं है। लेकिन जिस झंडे से हम पहले से घबराते आ रहे हैं उन्हीं लोगों के लिए खतरा मंडरा रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बिल्कुल नहीं घबरा रहा है। जी, मतलब घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आचार्य जी, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मांगलिक दोष जो हर किसी की एक चर्चा का विषय बना रहता है, मांगलिक दोष से कितना असर उसके जीवन में पड़ता है जिसको ये दोष है? क्या होता है कि सबसे पहले मांगलिक दोष शब्द तो बहुत घर घर में, क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं तो सबको मांगलिक दोष की चर्चा लगती है, मांगलिक कुंडली की चर्चा होती है। तो सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि मंगल होता क्या है। मंगल, आप ये देखिए कि जो 12 राशियां बनती हैं उसमें सबसे पहले मंगल का स्थान मेष राशि से क्यों शुरू हुआ? जब ऋषि परंपरा हमारी इतनी एडवांस बनी हुई थी, वो मीन से भी तो पहली राशि शुरू कर सकती थी, कर्क से भी तो शुरू कर सकती थी, कन्या से भी तो कर सकती थी। उसने मेष राशि को प्रथम स्थान क्यों दिया? आप सबसे पहले ये देखें कि मंगल एनर्जी का कारक है।
मंगल ऊर्जा का कारक है। जब तक हमारे अंदर ऊर्जा है तब तक हम बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। जिस दिन हमारे अंदर से ऊर्जा खत्म हो जाएगी हम मृत हो जाते हैं। तो बिना मंगल के जीवन के कोई कुंडली होती ही नहीं है। तो लेकिन चूंकि अब किसी में मंगल का प्रभाव कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। तो हम देखते हैं कि एक व्यक्ति तो बहुत फुर्तीला है, एक व्यक्ति बड़ा आलसी है, बेटा बेटा वहीं पड़ा रहता है। तो जिसमें मंगल की एनर्जेटिक रहता है इसमें मंगल की पॉजिटिव ऊर्जा कुछ ज़्यादा ही रहती है, और जिसमें मंगल न्यूट्रल रहता है उसमें एनर्जेटिक कम होता है। तो वैसे यदि हम देखा जाए तो पहले घर, चौथा घर, सातवां घर और आठवां घर और 12वें घर में जहाँ जहाँ मंगल बैठा रहता है उन कुंडलियों में मांगलिक दोष माना जाता है। ऐसे व्यक्तियों की मांगलिक लड़कियों से ही शादी की जाती है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो प्लस हो जाता है तो ऊर्जा का बैलेंस बन जाता है। ऊर्जा का बैलेंस बनने के कारण इसलिए हमारे इसमें कर्मकांड के माध्यम से हमारे यहाँ मांगलिक पूजा कराई जाती है, मांगलिक दोष खत्म किया जाता है, मांगलिक के उपाय किए जाते हैं। या मांगलिक के माध्यम से शनि देख रहा हो, राहु देख रहा हो, या शुक्र से या चंद्र कुंडली से उसका काट भी किया जाता है। तो मांगलिक दोष का भी हमें उसको भूलना नहीं चाहिए। लेकिन साउथ में तो सेकंड हाउस को भी मांगलिक माना जाता है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि विवाह के दौरान विवाह के लिए इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। विवाह के दौरान मांगलिक दोष को देखा जाना बहुत जरूरी है, और उसी लड़की से उसकी शादी इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है जो मैं हम संक्षेप में जानना चाहेंगे कि काल सर्प योग से भी लोग बहुत डरते हैं। काल सर्प योग को शांत करने के लिए किस तरह के? देखिए, काल सर्प योग, काल मतलब मृत्यु, मृत्यु मतलब शिव। जो काल को वर्ण करे उसका नाम कौन है? शिव है। अब यदि हम त्रिकाल दृष्टि से देखें तो एटॉमिक पावर वात कफ और पित्त 3 शक्तियां होती हैं। तो उसमें यदि ब्रह्मा विष्णु महेश 3 शक्तियां होती है तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक पावर शक्ति किस में है? जो सृजन भी करता है, पालता भी और ध्वंस भी करता है, वो मात्र शिव में है। और राहु किससे संबंध करता है? सर्प से करता है। सर्प मतलब सांप। सांप किसके गले में रहता है? शिव के गले में। जो सृजन करता है, जो पालन करता है, जो ध्वंस करता है, जिसमें तीनों एटम बम की तीनों शक्तियां जिसमें बैलेंस के रूप में। आप देखिए कि सारे भगवान आपको मोर मुकुट और ये वो सजे धजे मिलेंगे, लेकिन जिसमें सबसे ज्यादा एटॉमिक पावर शक्ति है जो त्रिकाल दृष्टि से सिर्फ नेत्र से ही ध्वंस कर दे। त्रिकाल दृष्टि सिर्फ एक को बोला गया, वो बोला गया मात्र शिव को। जिसमें इतनी बड़ी शक्ति का विराजमान हो, वो राहु किससे जुड़ा है? भगवान शिव से। और इतने बड़े जो परम महाशक्ति से जुड़ा हो, वो नेगेटिविटी कैसे हो सकती है? लेकिन नेगेटिविटी नहीं होती, लेकिन उसका संबंध साक्षात शिव से है। तो जो व्यक्ति काल सर्प से पीड़ित होते हैं, या जो व्यक्ति की जिनकी कुंडली में काल सर्प होता है, उनको भगवान शिव की नित्य प्रतिदिन आराधना करना चाहिए। कारण क्या होता है कि जो हम अपने जीवन को देखते हैं तो पितृदोष होता है। पितृदोष के अलावा क्या होता है? व्यक्ति भ्रूण हत्या करवाता है। अब बच्चे को पेट में ही मारना, आप वो दुनिया में ही नहीं आया है और इसने आपने उसको जन्म से पहले ही उसका गर्भ धारण करवा दिया, तो जीव हत्या का पाप किसको लगा? आपको लगा ना। तो जब हम जीव हत्या करते हैं, या हम अपने पितरों का उनका दान पुण्य और पितृ का वो तर्पण नहीं करते हैं, या अपने माँ बाप को हम प्रसन्न नहीं करते, हम दूसरों को कष्ट देते हैं, तो आने वाले समय में वही दोष बन के, या पूर्व जन्म में वही दोष बन के हमें काल सर्प युग के रूप में आता है। या फिर हम कैसी जानवर, बेजान पशु, या उसको अज्ञानता में गोली से या उसको कष्ट देते हैं, हम उसको हत्या कर देते हैं किसी भी जीव की। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, कई बार चींटियों को मारते हैं, तो चींटी तो है तो जानना। तो आपने क्या करा? अपने अंदर एक पाप ले लिया। अंदर चाहे अज्ञानता में लिया चाहे ज्ञान में लिया, लेकिन मारा तो सही ना। तो मारने से उसकी हत्या हो गई, या कोई किसी का मर्डर कर देता है और ताकत के कारण वो बच जाता है, तो लेकिन उसको अगले जन्म में उसको काल सर्प योनि मिलती है, हिसाब चुकाना पड़ता है। जी, बहुत। तो इसके ऐसे लोगों को भगवान शिव की आराधना करना चाहिए, उनका अनुनय विनय करना चाहिए, उस पर बिलपत्र चढ़ाना चाहिए, उस पर दूध चलाना चाहिए, और सबसे बढ़िया एक वो है कि उससे प्रार्थना करना चाहिए कि त्राहिमाम शरणागतम, कि जो मुझसे पाप हुआ है वो मुझे क्षमा करिए। तो देखिए, यदि जीवन में जितने भी बड़े IAS IPS अक्षर हैं, जितने भी राजनीतिक के लोग हैं, सब काल सर्प योग वाले ही होते हैं। तो काल सर्प योग खराब नहीं होता, जितनी ऊंचाइयों को छूता है वो भी काल सर्प वाले होते हैं, और जितने एकदम नीचे आते हैं वो भी काल सर्प योग। जी आचार्य जी, बहुत विस्तृत रूप से जानकारी दी आपने, बहुत अच्छा लगा।
हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक भी काफ़ी संतुष्ट होंगे। उनकी बहुत सारे प्रश्न हमने लेने की कोशिश की है और पूरा ये कोशिश की है कि उनको तमाम बातों का उत्तर मिल पाए। आचार्य जी, आप भोपाल से आए थे, आपके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पर अपना कीमती समय दिए उसके लिए। तो दोस्तों, ये था हमारा विशेष कार्यक्रम वर्ष 2011 पर आप और आपके सितारे का, जिसमें हमने बात की राशियों के बारे में, बात की विभिन्न प्रश्नों को लिया, प्रदेश के बारे में जानकारी हासिल की, राजनीति के बारे में हासिल की जानकारी। हम उम्मीद करते हैं कि ये तमाम जानकारियां आपके लिए जरूर फायदेमंद होगी और आप निश्चित रूप से वर्ष 2011 में तरक्की करेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। अभी तक परिवार की ओर से आप सभी के लिए नव वर्ष मंगलमय हो, आप खूब तरक्की करें, खूब ऊंचाइयों को छुएं, इन्हीं भावनाओं के साथ। जय हिंद।